ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर हैं, जहां उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच एक नया घमासान छिड़ गया है। दिल्ली के एलजी ऑफिस ने दावा किया कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाला खाना, कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, जिससे उनका वजन घट रहा है। केजरीवाल की हेल्थ को लेकर एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को एक खत लिखा है, एक लेटर लिखा है, जिसमें 6 जून से 13 जुलाई के बीच केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी का जिक्र किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि केजरीवाल डॉक्टरों की तरफ से दिए गए डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स की बताई दवाइयों को भी ठीक ढंग से नहीं ले रहे हैं। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने दिल्ली एलजी ऑफिस को अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है। लो कैलोरी डाइट लेने की वजह से उनके वजन में तेजी से कमी आई है। एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ गया। ऐसे में वो कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। एक गंभीर आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया। सुनिए उनका। एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत ख़तरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है। शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड, उनके एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी अब सार्वजनिक हो चुकी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें घर का भोजन दिया जाता है माननीय न्यायालय के निर्देश के द्वारा, वो जानबूझकर लो कैलोरी फूड ले रहे हैं, खाने की मात्रा कम कर रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई के बीच लगातार अपनी डाइट को कम कर रहे हैं कि किसी तरह से वजन कम हो जाए और वो सहानुभूति न्यायालय के सामने रख सके कि मुझे तो बेल चाहिए, जेल में मेरा वजन कम हो रहा है। मैं हैरान हूं, जितने दिन वो बेल पर थे 21 दिन तक लगातार उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, सुबह से शाम मेहनत की, दौड़ते रहे, सब जगह बात करते रहे, तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। चलिए, वीरेंद्र सचदेवा तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन आतिशी गंभीर आरोप लगा रही हैं। समीर जी, देखिए, जो एलजी के प्रधान सचिव ने जो मुख्य सचिव को पत्र लिखा है उसमें 6 जून से 13 जुलाई तक का जिक्र किया गया और कहा गया है कि 3 दिन उन्होंने कैलोरी कम ली। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जेल गए थे तब भी घर से खाना मिलता था। तब कहा गया कि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो घर के खाने में जब आम आएंगे, ये सारे तो एलजी के टीम दही जलेबी आएगी, तो घर से खाना आता था ना। ऐसा तो नहीं कहा कि एलजी की टीम के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, खाना तो ये कहा जा रहा है। खाना तो एलजी की टीम नहीं दे रही है ना, खाना तो घर से आ रहा था। उस समय आप मीठा जमकर खा रहे थे तो आपका शुगर लेवल बढ़ रहा था। अब कहा जा रहा है कि कैलोरी कम ले रहे हैं, तो खाना घर से जब आ रहा है, और खबर तो यह भी है कि घर से अच्छे पनीर बन के आ रहे हैं, वो पनीर खाते नहीं है, पनीर का डब्बा वापिस जा रहा है। तो आपको जब कैलोरी लेना है, आप छाट के कैलोरी खाओगे नहीं, आपका वजन खुद कम करोगे। भाई, जब आपकी वाइफ घर से आपका खाना बना के यही तो आतिशी कह रही है, कोई अपनी जान क्यों लेने पे तुलेगा? तो ये चिंता का विषय है कि ये जांच होना चाहिए कि जब घर से खाना बनकर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि मुझे जब घर से जो डाइट आ रही है उसके अंदर अगर पनीर आ रहे हैं तो मुझे पनीर खाना है, आप पनीर छोड़ के आलू खा रहे हो, पनीर का डब्बा वापस भेज रहे हो, तो कैलोरी कम बॉडी के अंदर कम करने की कोशिश कौन कर रहा है? तिहाड़ प्रशासन बार बार अरविंद केजरीवाल को आगाह कर रहा है कि आप पूरा डाइट लीजिए। खाना छोड़ने पर तिहाड़ प्रशासन पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अरविंद केजरीवाल मना कर देते हैं, घर पर ही शिकायत की गई है कि खाना वापस भेज देते हैं।
तो अरविंद केजरीवाल को अगर घर से प्रॉपर खाना आ रहा है, या तो अरविंद केजरीवाल को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। नहीं, यही तो बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है। हर्षवर्धन जी, सब मिले में जी, तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समीर जी, देखिए, एक मामले में तो हम लोग बार बार कहते हैं कि इनकी जो अंदर की खबर होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, पनीर आना, आलू खाना, लेकिन जो मूल सवाल कह रहे हैं वो तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई, खाना कौन खिलाता है? अरविंद केजरीवाल, चूंकि उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें खाना उनके घर से आता है। अब यही ये सारी डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं खत्म हो जानी चाहिए। अगर खाना घर से आ रहा है, डॉक्टर्स की टीम है, जब उस वक्त कहा गया था कि उनको मुश्किल हो रही थी, एम्स के डॉक्टरों की पूरी टीम बनाई गई थी। तो खाना घर से आ रहा है, लेकिन जेल में रखे जाने की वजह से उनका वजन घट रहा है। नहीं, अब और बीपी डाउन हो रहा है। अगर कोई ये कहे जेल में रखे जाने की वजह से हो गया है, तो कल को सारे अपराधी कहेंगे कि भैया हमारा वजन कम हो गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसके बाद सबको छोड़ दो। फिर ये तो बड़ा विचित्र सा है। और ऐसा कुतर्की आदमी अगर है तब तो फिर बड़ा ही विचित्र है। राजनीति के लिए तो पहले से ये खतरा हो चुके थे, अब तो अपराधी इसी आधार पर करेंगे। और आपको ध्यान में नहीं होगा, अमृतपाल भी यही प्ली डाला था। उसने कहा कि भाई जैसे अरविंद जी हैं वैसे हमको भी छोड़िए, हम भी प्रचार करेंगे। अब ये तो बेचारे हार गए 7 की 7 सीट, अमृतपाल तो जीत के भी आ गया। मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो कर रही है, भारतीय राजनीति में न भूतो न भविष्यति है। सवाल ये है कि ये लोग अपने नेता को कहते हैं अब ये गिरफ्तार होगा, ये गिरफ्तार होगा, ये गिरफ्तार होगा, तो ये दो ही चीज हो सकती है। या आपकी नीयत ठीक नहीं है, जैसे वो वाला किस्सा है ना कि हमारे किसी एक को मार दिया, हमको थप्पड़ पड़ गया तो हम अपने सारे मित्रों को थप्पड़ लगवा दें, या तो वो वाली मंशा है। दूसरा क्या हो सकता है, इनको पता है कि घोटाला भ्रष्टाचार किसने किया है, इसके बाद किसका नंबर होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है, आज तक हम कहते हैं, हम तो मतलब हिंदू मान्यताओं में है ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी, माँ सरस्वती जुबान पर आती हैं। हम जो बोलते हैं ना, जिह्वा पर वो वास करती हैं। हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलते। और ये गजब के लोग हैं कि अपने नेता के लिए वो मर जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, उसका ये टेस्ट होगा, उसको टीबी हो जाएगी। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी कहां तक चली जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यायालय बुलाए, चेक कराए, कितना खाना देना है, कैसे देना है, लेकिन अगर इसके आधार पर वो कहेंगे हमको छोड़ दो, फिर तो सारे अपराधी छूट जाएंगे। अवधेश जी, क्या बीजेपी कोई साजिश रच रही है केजरीवाल के खिलाफ? अगर बीजेपी साजिश या कोई भी पार्टी रचेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा भारत का। मैं नहीं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े खतरा होंगे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश रखे और जेल में उनकी हालत ऐसी। अरे दिल्ली में इतनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं भाई, कम से दिल्ली कम में तो हार गए, सातों लोकसभा विधानसभा में तो अब भी चुनौती। क्या ऐसे बीजेपी की पॉलिटिक्स आज तक कहीं हुई है? भारत के किस पार्टी ने इस प्रकार की पॉलिटिक्स के भारतीय राजनीति में वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन किसी वो केवल इमरजेंसी के समय कुछ हुआ था, पंजाब की कुछ ऐसी 2-4 घटनाएं हुई हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे देश की राजनीति ऐसी नहीं होती है। बीजेपी आज की पार्टी नहीं है, जनसंघ से लेकर आज तक उसकी एक पूरी परंपरा है। इतनी गरिमा तौर के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम लोगों के लिए बहुत दुखद है कि हम लोग इतने वर्षों से समाज के जीवन में और पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, और हमको एक नेता जो जेल में बंद है, जो अभी भी मुख्यमंत्री है, उसके भोजन पर बार बार डिबेट करना पड़ रहा है, जबकि न्यायालय ने आपको घर से खाने की परमिशन दे रखा है और अब खाना आता है। अब यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल का हेल्थ गिर रहा है? निश्चित रूप से गिर रहा होगा, क्योंकि शरीर हमारा जो है ना, ज्यादातर इसकी समस्याओं का कारण यहां होता है, साइकोसोमैटिक उसको बोलते हैं। जब यहां से आप शांत होंगे, यहां से आपको आपके अंदर जो है स्थिरता तो होगी। बीजेपी के लोग शांत रहने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, जब आप देखिए एक आदमी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए फलाने फलाने भ्रष्ट हैं, और आज खुद भले अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आम लोग या पढ़ने लिखने वाले जानते तो हैं कि भैया शराब के जो नीति थी, आबकारी नीति, उसमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है। डायरेक्ट कौन इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो वो अगर अंदर आदमी है तो उसके अंदर पीड़ा हो रही है। अरविंद केजरीवाल का जो कैरेक्टर है, किसी चीज को नहीं स्वीकार करने का, आवश्यकता से अधिक जो है अभिनय करने का, तो वो सब चीजें उसमें चल रही हो। तो मानसिक रूप से केजरीवाल अभिनय कर रहे हैं, मानसिक रूप से सुनिए, मानसिक रूप से जिस ढंग से वो जेल में है, वो मन उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ अगर उनको जमानत चाहिए तो अलग अलग प्रकार के उसके बहाने बनाए जा सकते हैं। उसमें भी एक तरीका हो सकता है कि उसको हेल्थ के आधार पर क्या हमको बाहर निकलने का, हॉस्पिटलाइज होने का, हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा बेल पर। ये दुर्भाग्य है जो अवधेश, बस एक लाइन में अवधेश जी ने कहा ना कि दुर्भाग्य है कि हम खाने पर बात कर रहे हैं। सही बात है, एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है, वो त्यागपत्र नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, ऐसे सत्ता लोभी व्यक्ति का भोजन की चर्चा हो रही है,
राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसकी पार्टी की जिम्मेदारी और जो नैतिकता शुचिता होती है उसको उसने ताक पर रख दिया। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आरती जी, देखिए हमारे तीन पैनलिस्ट तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरह का सियासत हो रही है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कैसे देख रही हैं? कोई साजिश जैसी कोई चीज़ मुमकिन है, हो सकती है, जो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? देखिए, ये भी हो सकता है, कंस्पिरेसी थियरीज तो कुछ भी बना लीजिए। ये भी हो सकता है उनकी पार्टी खुद चाहती हो कि अरविंद केजरीवाल कम खाना खाए, लो कैलोरी फूड खाए, बाहर ना आ पाए। ये तो कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने बहुत ही क्लियर और बहुत ही संक्षेप में जो कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। वो तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैंने आवाम से पूछ लिया है, मैं जेल में से सरकार चलाऊंगा। वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और उसके ऊपर रोज के रोज जो एक नया विवाद शुरू हो रहा है, मुझे लगता है इसकी जो है भारत के लोकतंत्र में इस सब की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी आशंका है जो उनकी पार्टी मानती है तो इन्वेस्टिगेशन बेशक हो, मगर उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है डॉक्टर्स की जो टीम है, सुपरविजन में उनको खाना खिलाए और ये अननेसेसरी देश का समय बर्बाद ना करे। और जेल मैनुअल में सब कुछ है कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनकी देख रेख कैसे होगी, ये सारा कुछ है। आम आदमी पार्टी क्यों इतना बड़ा इशू बना रही है? मैं तो कहूंगा कि एलजी को जो है आग्रह करके हाई कोर्ट का एक जज हो, उसमें डॉक्टरों की टीम हो और जरा एक चलिए आने वाला समय बताएगा कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कमेटी बनी हुई है। ठीक है। बार बार ये ड्रामा होगा तो कौन? और मैं फिर कह रहा हूं, ये आत्मघाती है। कई बार होता है ना, शेर आया शेर मार के खा गया, पता नहीं चला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य। आने वाला समय ये बताएगा कि ये कोई साजिश है या फिर कुछ और तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हम अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में 22 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। आज पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोला। पटना की सड़कों पर आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मार्च किया है। विपक्ष का यह मार्च लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हुआ। मार्च में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, आरजेडी नेता भोला यादव, सीपीआई एमएल के नेता महबूब आलम और इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन सड़कों पर था। नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अगुवाई वाली टीम में तेजस्वी नजर क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल है। किया जा रहा है, मुकेश सहनी के वृद्ध पिता की हत्या हो गई और सरकार तमाशाबीन है। ऐसे हालत में सरकार को जवाब देना होगा, अपराधी पर रोक लगाना होगा, शांति बहाल करना होगा। चारों तरफ से बिहार और अंडा गठबंधन जिस तरह से इसने लोगों को छल किया, धोखा दिया, बेरोजगारी बढ़ी, नीट पे जिस तरह का घोटाला हुआ, घपला हुआ, जिस तरह से यहाँ पुल गिर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जो गुणवत्ता से जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये सारे इश्यूज, ये सारे विषय हमारे प्रोटेस्ट के हैं। विपक्ष बहुत ही मजबूती के साथ अपने प्रोटेस्ट में है ताकि जनता की आवाज को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाया जा सके। कानून व्यवस्था सुधरे, इसके लिए नीतीश कुमार जी से ज्यादा प्रयत्नशील नेता देश में कोई नहीं। अपने पापों को ढकने के लिए आरजेडी इस तरह के छलावे कर रही है। चलिए, आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो केसी त्यागी ये भी कह रहे हैं कि अपने पापों को ढकने के लिए आरजेडी इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन समीर जी, कोई बड़ा नेता है नहीं आज के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, या तेजस्वी यादव ने शामिल होने का फैसला क्यों नहीं किया? क्या देख रहे हैं आप, क्यों नजर नहीं? देखिए, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत चुनाव प्रचार अभियान किया था, लगातार वो करते रहे। शादी ब्याह में भी थोड़ा दौरे पे थे, बंबई में थे, इधर गए, तो अब थोड़ा वो आराम कर रहे होंगे। देखिए, बिहार में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है कि तेजस्वी यादव को 0 से 4 सीटें आ गई, कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया,
जनता दल के सीट, नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। अब लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, अभी उपचुनाव भी होने वाला है बिहार के अंदर। उसके पहले अब ये आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में बिहार में होने वाला है, उसकी तैयारी विपक्ष कर रहा है। जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर मतलब नीतीश के लिए परेशानी कम नहीं रही, ब्रिज लगातार गिरते रहे, पुल गिरते रहे, भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। अब जिस तरीके से निषाद पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो रही है, तो विपक्ष से मुद्दा बनाएगा। सत्र के पहले विपक्ष कोशिश करेगा कि सरकार को घेरा जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अभी परसों से बजट सेशन दिल्ली में शुरू हो रहा है, वहां पर भी विपक्ष इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि केंद्र सरकार को घेरा जाए। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर ये विधानसभा चुनाव की तैयारी की रिहर्सल है कि किस तरीके से सरकार को फेल बताया जाए। नीतीश कुमार के राज में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होते जा रहा है, यह जनता को बताने की कोशिश है। विपक्ष इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और ये उसी की तैयारी शुरू हो गई है। लाभ कितना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो पुल गिरने का जिक्र समीर जी ने किया, ये नदियों पर बने, नालों पर बने पुल ही गिर रहे हैं कि सरकार और जनता के बीच का जो पुल है वो भी कमजोर हुआ है या पहले जैसा मजबूत है? देखिए, मुझे लगता है कि वो तो अब जिसको कहते हैं ना कि अब ज़्यादा समय बचा रह नहीं गया है, सर पे कितने बाल हैं वो सब दिख जाएंगे। लेकिन इसमें दो बातें हैं जिसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए और जिसकी चर्चा एकदम रुक गई है वो किया जाना चाहिए। एक तो ये कि जो पूरा विपक्ष कह रहा था कि पिछड़े समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। अब वो नहीं बोल रहा है क्योंकि उसमें कोई मारने वाला कोई काजिम अंसारी निकल आया। अब काजिम अंसारी ही नहीं, ब्याज पे पैसा तो जीतन सहनी जी से किसी ब्राह्मण ने लिया होगा, किसी राजपूत ने लिया हो, किसी अनुसूचित जात ने लिया होगा, किसी पिछड़े ने लिया होगा। भला हो कि किसी और को गुस्सा नहीं आया। लेकिन बिहार की समस्या आप समझिए, ये देश के हर हिस्से में है और मैं तो कहूँगा सरकार को इस तरफ जरा जाना चाहिए कि अभी भी क्या सूदखोर महाजन वाली व्यवस्था चल रही है क्या? 4% पर अगर लोन का मतलब समझते हैं, 48% पर कोई पैसा ले रहा है और वो पैसा चुकाते चुकाते मर जाएगा, वो कभी वो पैसा चुका नहीं सकता। और एक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता के पिता वो काम कर रहे हैं, इस पहलू पर कोई मीडिया में चर्चा नहीं हुई। और दूसरा, जो लोग कह रहे थे कि पिछड़े समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं इसको पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखता हूं। इसमें मैं न हिंदू मुसलमान देखता हूं, न पिछड़ा अगड़ा देखता हूं। लेकिन बिहार में भी सरकार के मुखिया की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यहां दिल्ली में जेल में थे, वहां वो उस अवस्था में नहीं। इसकी घोषणा तो उसी दिन हो गई थी जो ये चर्चा कर रहे हैं, जो मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या हो गई थी। अब घोषणा हो गई थी तो इसको पूरा करना था और पूरा करने के लिए अखिलेश सिंह को छोड़ के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, कोई बड़ा नेता आज शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि इस इशू को जनता के बीच क्या कह के ले जाएंगे। ये बात ठीक है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। नीतीश कुमार की जो सुशासन की छवि है उसको निश्चित रूप से धक्का लगा है और वो प्रशासन है 4 अफसर का नाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें आरजेडी के समय के शासन से जब तुलना करते हैं तो आज भी बिहार को लोगों को लगता है वो तुलना जनता करेगी, उससे बेहतर। लेकिन आरजेडी का तो काम है कि वो जनता के बीच जाए। आरती जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल संक्षेप में कि नीतीश कुमार के लिए विधानसभा में रास्ता बहुत आसान नहीं है।